Okay, so we will start with new chapter for our crash course JEE NEET and CET के crash course के लिए आज हम लोग नया chapter start करेंगे, that is AC circuits. And as usual, before we start with questions, we will very quickly revise the basics that you have learned in AC circuits. तो अभी AC circuits में सबसे पहले as you remember आप AC की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे alternate voltage और alternate current, voltage and current both are alternating. तो बेसिक डिफरेंस है डीसी में करंट इज यूनिडायरेक्शनल, करंट का एक ही डायरेक्शन होता है, इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव. तो डीसी सोर्स में करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, एसी सोर्स में करंट इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि एसी सोर्स में पोलैरिटी चेंज होता रहता है प्लेट्स का. तो जो बैटरी का प्लेट पहले पॉजिटिव था वो बाद में नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा. तो करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव और पोलैरिटी चेंज हो गया तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है. तो इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स यू विल हैव अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज. तो हमको पता होना चाहिए व्हाट आर द बेसिक एक्सप्रेशंस फॉर करंट एंड ईएमएफ. बाय द वे यहाँ पे करंट और ईएमएफ को वेव फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वो साइन और कॉस वेव जैसा दिखता है. तो ईएमएफ होता है E0 sin omega t plus minus phi, where E0 is the maximum value of EMF. I equal to I0 sin omega t plus minus phi. अब ये प्लस माइनस फाई का कुछ स्पेसिफिक मतलब है. आगे जाके तुम तीन टाइप के सर्किट देखोगे, AC विथ रजिस्टर, AC विथ इंडक्टर एंड AC विथ कैपेसिटर. तो उसमें यू विल लर्न AC विद रजिस्टर में देयर इज नो लीड नो लैग, मतलब दोनों EMF और करंट साइन वेव होते हैं. तो उस केस में हम लोग लिखेंगे दोनों को लिखेंगे साइन वेव. तो यू विल राइट डाउन E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. जब आप AC को कनेक्ट करोगे विद इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, उस केस में EMF लीड होता है और करंट लैग होता है. EMF लीड होता है तो EMF में प्लस फाई लिख सकते हो और करंट में कुछ मत करना, वैसे रख देना. अगर उल्टा है, इफ इट इज़ द अदर वे राउंड, मतलब बेसिक आइडिया क्या है कि अगर EMF लीड कर रहा है ना तो EMF में फेज एंगल में प्लस फाई ऐड करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, करंट में लिख सकते हो माइनस फाई. दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है. मतलब प्लस फाई EMF में लिखना मतलब EMF इज लीडिंग, या फिर माइनस फाई करंट में लिखना मतलब करंट इज लैगिंग, मतलब कौन इज लीडिंग, EMF. तो व्हेन यू हैव अ सर्किट विच इज कैपेसिटिव इन नेचर, AC कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर, उसमें करंट लीड करता है, EMF लैग करता है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस, या तो यहाँ प्लस लिखोगे या तो EMF में माइनस लिखोगे. दैट इज वाई दिस जनरल नोटेशंस. गुड. देन अगर हमको दो सिग्नल्स को कंपेयर करना है, क्योंकि अल्टरनेटिंग में देखो डीसी में वो प्रॉब्लम नहीं है कंपैरिजन का, क्योंकि डीसी में मेरे पास अगर दो सेल है, एक 8 वोल्ट का एक 10 वोल्ट का, तो हो गया कंपेयर 8 वोल्ट एंड 10 वोल्ट. बट इन केस ऑफ AC यू मे वांट टू कंपेयर टू सिग्नल्स. तो कंपैरिजन के लिए हमको कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं. तो दो टाइप के पैरामीटर हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर सिग्नल्स ऑफ टू सोर्सेस. एक को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, और एक को बोलते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ओके, तो यू शुड नो मीन वैल्यू इज इक्वल टू, याद है, 2 बाय पाई इंटू पीक वैल्यू. तो करंट के लिए भी वैसा होगा, इट इज 2 बाय पाई इंटू I0. सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो मीन वैल्यूज होते हैं ना वो हाफ साइकिल पे डिफाइन होते हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो EMF है या फिर जो करंट है ये साइन कोसाइन वेव्स है. तो अगर मैं सपोज मैं EMF प्लॉट कर रहा हूँ, तो अगर EMF साइन वेव है तो वन फुल साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है. दिस इज 0, दिस इज T/2 एंड दिस इज T. तो एक फुल साइकिल में यू हैव अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, यू हैव अ नेगेटिव हाफ साइकिल. तो अगर मैं पूरे साइकिल पे एवरेज करता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एवरेज ओवर वन फुल साइकिल इज 0.
इसके लिए हम लोग मीन वैल्यूज़ को हाफ साइकिल पे ही डिफाइन करते हैं। तो यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t/2, या फिर इन टर्म्स ऑफ एंगल यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई। लेकिन हाफ साइकिल पे भी जब मीन लेते हो ना, तो इट डज नॉट गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक सिग्नल है और एक सिग्नल है, एंड मे बी दीज टू सिग्नल्स आर सेम ओनली फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। हो सकता है हाफ साइकिल तक सेम है, उसके बाद चेंज हो गया, हो सकता है। तो अगर मुझे दो सिग्नल को कंपेयर करना है तो ऐसा हो सकता है कि जो दोनों सिग्नल है हाफ साइकिल तक सेम है, उसके बाद सेम नहीं है। तो जब मैं कंपेयर करूँगा यूजिंग मीन वैल्यूज़, तो मुझे दोनों के दोनों सिग्नल सेम मिलेंगे, क्योंकि मीन वैल्यू यू डिफाइन ओनली ऑन हाफ साइकिल। मुझे अगला हाफ तो समझा ही नहीं, करेक्ट। दैट इज़ वाई अगर आपको फुल साइकिल पे कंपैरिजन के लिए पैरामीटर चाहिए ना, तो वो आप करते हो RMS। और RMS इफ़ यू रिमेंबर इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू बाय √2, और यहाँ से तुमको पीक वैल्यू मिल जाएगा √2 टाइम्स ऑफ RMS, √2 टाइम्स ऑफ ERMS। Similarly, IRMS is also I0 by √2, तो I0 is equal to √2 times of IRMS। गुड, राइट। देन हमको बेसिकली सीखना था AC सर्किट्स, चैप्टर का नाम ही है AC सर्किट्स। तो हम लोग 3-4 टाइप के AC सर्किट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग AC कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर, कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर। तो हमारे पास एक AC सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्ट किया है हमने। तो सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये है रेजिस्टेंस, इसको आपने कनेक्ट कर दिया AC सप्लाई। एंड रिमेंबर, whenever you want to show that there is alternating source in a circuit, सर्कल ड्रॉ करके अंदर साइन वेव दिखाना पड़ता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। मैंने अभी बताया AC कैसा होता है, इट इज़ अ साइन वेव। ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पे, नहीं भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन वेव है वो, तो दैट इज़ वाई यू शो साइन वेव। और पता होगा आपको, जब आप इन्वर्टर लेने जाते हो, पता होगा, तो इफ़ यू गो टू बाय इन्वर्टर, वो आपको बताएगा ये है इतना प्राइसिंग है, वो है उतना प्राइसिंग है। तो जो ज़्यादा महंगा वाला है, आप कभी पूछ लोगे ना कि ये ज़्यादा महंगा क्यों है, वो बोलेगा साइन वेव इन्वर्टर है। दैट इन्वर्टर गिव्स यू प्योर साइन वेव। और हमारे घर में सप्लाई भी तो साइन ही आता है ना, ऑल्टरनेटिंग आता है ना, तो दैट इज़ वाई ये साइन वेव ऐसा दिखाते हैं हम लोग। और जब भी AC सोर्स लगाया तो करंट का डायरेक्शन कभी भी नहीं दिखाना होता है। यू शुड नेवर शो डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन AC सर्किट। और अभी 3 टाइप के सर्किट हमको बात करनी है, रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। आई ऑल्सो वॉन्ट कि यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, पहले तो सीक्वेंस याद कर लो, रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रजिस्टिव, इंडक्टिव। तो यहाँ पे ना रजिस्टिव सर्किट में हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय स्पेसिफाइंग द वेव फॉर्म ऑफ EMF। तो हम बोलते हैं कि अज्यूम इस सर्किट में जो सोर्स है वो EMF का सोर्स है, क्योंकि 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है EMF का सोर्स, एक होता है करंट का सोर्स। तो यहाँ कौन सा सोर्स है, EMF का, करेक्ट, गुड। इस केस में यू नो फ्रॉम ओहम्स लॉ, तुमको पता ही है। व्हाट डू यू नो, E इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू E बाई आर, तो I इक्वल टू E बाई आर। E इज E0 साइन ओमेगा t बाई R, तो E0 बाई R आ गया I0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे एज यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बोथ आर साइन वेव्स। तो जब दोनों साइन है तो हम लोग बोलते हैं देयर इज नो लीड नो लैग, तो बोथ आर साइन वेव्स। और करंट का जो पीक वैल्यू है, करंट का पीक वैल्यू है E0 बाई आर। डायरेक्ट कंपेयर करो, या तो ऐसा बोलो कि जो करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन मैक्सिमम, 1, तो क्या बचा E0 बाई आर। तो यहाँ पे करंट का पीक वैल्यू है E0 बाई आर, फिर आर इज रेजिस्टेंस, गुड, करेक्ट। अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस को छोड़ के तो कुछ है ही नहीं। तो इस सर्किट में ना इम्पेडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब ये इम्पेडेंस क्या होता है मैं बाद में डिफाइन करूंगा, फिलहाल सिर्फ पता होने के लिए, इम्पेडेंस इज द रेजिस्टेंस या द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट
टू AC करंट बाय ऑल द कंपोनेंट्स। मैं आऊँगा बाद में इम्पिडेंस पे। इम्पिडेंस ये रेजिस्टेंस का ही एनालॉग है जुड़वा भाई। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू करंट, लेकिन वो DC सर्किट में होता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द करंट इन AC सर्किट, उसको क्या बोलते हो? इम्पिडेंस। क्या बोलते हो उसको? तो यहाँ पे ना इम्पिडेंस और R सेम है, क्योंकि यहाँ पे R को छोड़ के कुछ है ही नहीं, दैट इज वाई। क्लियर? एंड देन हमको जब AC सर्किट्स का एनालिसिस करना होता है इन डिटेल। अभी एनालिसिस मतलब क्या कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, दैट इज एनालिसिस। तो हम लोग फेजर डायग्राम यूज करते हैं। फेजर होता है फेज वेक्टर, मतलब मैं EMF या करंट दोनों को एक एक वेक्टर से डिनोट कर दूंगा। और बाय द वे करंट के लिए मैं डायरेक्शन फिक्स रखता हूँ, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये आ गया करंट का फेजर। और ये EMF का फेजर जो होगा, EMF अब डिपेंड करता है, इस केस में दोनों क्या है? साइन वेव है। लीड लैग है क्या? नहीं। तो इस केस में करंट और EMF बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट। और इस केस में अगर आपको सिग्नल मतलब करंट और वोल्टेज, सिग्नल्स को अगर आपको ग्राफ से डिनोट करना है, ग्राफ से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम जाएगा और यहाँ पे आप करंट और EMF दोनों प्लॉट करोगे। करंट भी साइन वेव है और EMF भी साइन वेव है। सिर्फ जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो वो कौन होता है? EMF। और कम हो वो कौन होता है? करंट। अभी ऐसा कैसा पता लगा? वो तो लिखा ना हमने, करंट का एम्पलीट्यूड इज EMF का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय R। तो डिवाइड बाय, नॉट मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय। तो I नॉट इज लेस देन E नॉट। गुड। देन ये था पहले टाइप का सर्किट। अब इसके बाद यू हैव AC कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर। AC कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एक कॉइल होता है बेसिकली। तो हमारे पास एक कॉइल है, तो वी हैव अ कॉइल। इस कॉइल के अक्रॉस मैंने एक AC सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब थोड़े से बीच के स्टेप्स भी बताऊंगा मैं डेरिवेशन के, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यू नीड टू नो। इस केस में हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग करंट सोर्स। तो I इक्वल टू क्या लेते हैं? I0 साइन ओमेगा टी। पिछले केस में आई स्टार्टेड विथ सोर्स ऑफ EMF और मैंने I फाइंड कर लिया E से। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ I से, मुझे फाइंड करना है E। तो अभी E कैसे फाइंड करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो देयर आर टू EMF हियर। एक जो सोर्स ने प्रोवाइड किया वो, और देखो क्या है कि जैसे ये अल्टरनेटिंग करंट है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट पता है कैसा होता है? ऐसा होता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो इस प्रोसेस में डायरेक्शन भी चेंज होता है करंट का और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट इज बाय डायरेक्शनल। तो चार्जेस आगे जा रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि अगर रिवर्स आना है, वापस आना है, तुम खुद गाड़ी चला रहे हो, यूटर्न लेके आना है, रुकोगे कि नहीं रुकोगे? हाँ करोगे ना, कि स्टंट करोगे? यू विल गो, स्टॉप, टेक टर्न। फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन जब भी डायरेक्शन रिवर्स होता है ना, इवन लुक एट मी, आई एम जस्ट वॉकिंग बाय, फिर मैं रुकता हूँ, फिर मैं टर्न लेके आता हूँ। तो वेन एवर चार्जेस ऑल्सो हैव टू रिवर्स डायरेक्शन, दे विल हैव टू स्टॉप, मतलब करंट जीरो हो गया। एंड देन करंट इंक्रीजेस। और मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम अगर नहीं मान रहे हो तो यहाँ डायग्राम बता रहा है तुमको। करंट जीरो है, फिर बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है नेगेटिव साइड में, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ेगा, फिर जीरो होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पे। अब अल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है? अगर सर्किट में करंट अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैल्यू उसका भी चेंज होता रहेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जो फ्लक्स होता है ना कॉइल के साथ एसोसिएटेड, वो भी क्या होता है? चेंज होता है। सो एंड यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट व्हेनेवर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड, और वो जो इंड्यूस्ड EMF है उसका डायरेक्शन इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल EMF। वो लेंज लॉ तुमको बताता है, राइट? तो इस सर्किट में दो EMF हो गए, एक है ओरिजिनल EMF
और एक है जो इंड्यूस ईएमएफ है। इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल, इसको क्या बोलते हैं, ई बैक। क्या बोलते हैं उसको, ई बैक। तो इस सर्किट में कितने ईएमएफ है, दो है। कौन से दो है, ई और ई बैक। एंड डू यू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इन अ सर्किट इज जीरो। तो ई प्लस ई बैक कितना आ गया, जीरो। और ई बैक एज आई टोल्ड यू ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर तुमको याद होगा, याद तो होना ही चाहिए, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो देयरफॉर ई प्लस ई बैक, लेकिन ई बैक क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, तो E इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। तो ये आ गया एल डी आई बाई डी टी, लेकिन आई को तुमने क्या लेके रखा है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से यू हैव E इक्वल टू आई जीरो बाहर एल आई जीरो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव नहीं आता, ऐसा कोई होगा नहीं, क्योंकि रिमेंबर यू आर इनटू क्रैश कोर्स, मतलब तुम ऑलरेडी 12th का बोर्ड का एग्जाम देके आए हो और मैथ्स तो लगभग सबका था ही। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ज़्यादा क्लियर। फिर अगेन सेम थिंग, अगर मुझे ईएमएफ का पीक वैल्यू निकालना है तो आई से दैट कि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी तब ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देयरफॉर जो पीक वैल्यू होता है वो होता है एल आई जीरो ओमेगा। वेरी गुड, ज़्यादा क्लियर, पक्का। अब अगर मैं इस केस में ई जीरो बाई आई जीरो कर लूँ तो क्या हो गया, ओमेगा एल। लेकिन ई जीरो बाई आई जीरो ओम्स लॉ के हिसाब से इट इज समथिंग लाइक रेजिस्टेंस वी बाई आई, वी इक्वल टू आई आर, तो वी बाई आई इज आर। तो ये भी वी बाई आई वाला डायमेंशन है। तो डायमेंशनली स्पीकिंग ये कौन होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन सर्किट में तो रजिस्टर था ही नहीं। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडक्टर। इसको बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस और डिनोट करते हो एक्स एल से, और एक्स एल होता है ओमेगा एल। और क्योंकि इस सर्किट में बाकी तो कुछ था ही नहीं, तो यही बन गया आपका इम्पेडेंस। क्लियर, गुड। तो ये सब बेसिक चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए ये। एंड बाय द वे इन द प्रोसेस यू हैव सीन ईएमएफ इज कॉस वेव एंड करंट इज साइन वेव। कॉस वेव कभी भी लीड करता है, साइन वेव लैग करता है। क्यों, किसने बोला, मैथ्स ने बोला। व्हाट इज कॉस ऑफ जीरो, 1, साइन जीरो। तो देखो साइन जीरो जीरो आ रहा है, लेकिन कॉस जीरो 1 आ रहा है, तो आगे कौन है, कॉस। तो जिसमें कॉस वो लीड करेगा, लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ। तो अगर आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो कर सकते हो आप, ईएमएफ इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग बाय हाउ मच, पाई बाई 2। ऐसा क्यों बोलते हो, क्योंकि कॉस और साइन में फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का। अगर एक सिग्नल आपका कॉस है और दूसरा आपका साइन है तो दोनों में फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। तो ईएमएफ ये कॉस वेव है और करंट ये साइन वेव है, ऐसा कुछ आएगा वो, मोर और लेस। ओके, तो ये करंट का पीक हो गया, ये ईएमएफ का पीक हो गया। और फेजर डायग्राम अगर देखोगे तो आई हैव टोल्ड यू कि फेजर डायग्राम में मैं हमेशा करंट का डायरेक्शन रखता हूँ फिक्स। तो ये करंट है और ईएमएफ को हम रोटेटिंग वेक्टर दिखाते हैं, रोटेटिंग, तो रोटेट होगा। एंड बाय द वे जो लीड करता है ना, जो लीड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाना पड़ता है। बहुत वेरी सिंपल रीजन, मैथमेटिकली तुम एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव एंगल लेते हो, डायरेक्टेड एंगल्स, और क्लॉकवाइज को तुम नेगेटिव लेते हो। तो ईएमएफ लीड कर रहा है तो मुझे ईएमएफ पॉजिटिव चाहिए ना, तो मैं इसको एंटी में आगे रखूंगा। अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज में इसको 90 डिग्री से आगे रखा है, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना था, 90 पाई बाई 2। तो गुड, दिस इज ऑल अबाउट विथ सर्किट इंडक्टिव। अभी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे कैपेसिटर। तो एसी कनेक्टेड टू अ प्योर कैपेसिटर, एसी सर्किट, एसी सप्लाई है वो, एसी कनेक्टेड टू अ प्योर कैपेसिटर। तो इस केस में हमारे पास एक कैपेसिटर है, वी हैव अ कैपेसिटर
एंड वी कनेक्ट दिस कैपेसिटर टू अ सोर्स ऑफ AC। यहाँ पे भी आप फिर E से स्टार्ट करते हो, E0 साइन ओमेगा टी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं रजिस्टर सर्किट में। यू स्टार्ट विद द अजम्पशन दैट EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप बोलते हो, और इंडक्टिव में बोलते हो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और फिर वापस कैपेसिटर में बोलते हो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। गुड। देन अगर आप E का वेव फॉर्म अज्यूम करके चल रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था, फिर हम I डिराइव करते हैं। अगर हम I का अज्यूम करके चल रहे हैं तो फिर हम E डिराइव करते हैं। अगर हम E का डिराइव अज्यूम करके चलेंगे तो क्या डिराइव करेंगे? I। तो कैसे करोगे यहाँ पे? I कैपेसिटेंस Q अपॉन V को हम लोग बोलते हैं E। तो यहाँ पे Q ये हो जाएगा CE, एंड करंट इज dQ बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन Q था C इंटू E और E था E0 साइन ओमेगा टी। तो फिर आप यहाँ लिखोगे d dt ऑफ Q है C E0 साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू C और E0 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गए। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी वो कितना होता है? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ओमेगा C E0 कॉस ओमेगा टी, करेक्ट, बराबर। फिर अगर मुझे करंट का पीक वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस का वैल्यू 1 कर दूंगा, तो फिर करंट का पीक वैल्यू मिल जाएगा मेरे को ओमेगा C E0। और फिर मैं काम करता हूँ I0 को शिफ्ट कर देता हूँ, तो E0 बाय I0 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। लेकिन E0 बाय I0 हैज़ अ डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो था नहीं, तो कैपेसिटर ने रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया, उसको बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC 1 अपॉन ओमेगा C। और इस केस में इम्पेडेंस भी वही है, कौन है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड एज यू कैन सी इन दिस केस करंट इज अ कॉस वेव, EMF इज अ साइन वेव। तो लीड कॉस करता है कि साइन करता है? कॉस। तो कौन लीड कर रहा है? करंट। तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। अभी मैं ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला, तो एक काम करता हूँ, आई ऑलरेडी हैव दिस, इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। तो जस्ट मॉडिफाई दिस वन। ओके, गुड। हु वाज लीडिंग? करंट। हु वाज लैगिंग? EMF। तो यहाँ पे जो कॉस वेव है वो करंट है, और जो साइन है वो EMF है। सिर्फ होता क्या है, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है? EMF का। करंट का होता है कम, तो करंट का एम्पलीट्यूड में सिर्फ स्मॉल दिखा रहा हूँ बस, और EMF का दिखा रहा हूँ ज़्यादा। तो ये आ गया आपका E0, ये हो गया आपका I0, हो गया, गुड, डन। देन क्या रह गया? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, करंट का डायरेक्शन हमने हमेशा कहाँ ड्रॉ करना था? एक्स एक्सिस पे। तो वी आर गोइंग टू शो करंट अलोंग एक्स, एंड करंट इस केस में लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? और कौन लैग कर रहा है? और लैग जो करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में पीछे दिखाना पड़ेगा, या फिर जो लीड करता है वो क्लॉकवाइज में आगे दिखाना पड़ेगा। तो करंट इज लीडिंग, तो इसलिए एंटी में आगे करंट है और EMF पीछे है, और ये EMF अक्रॉस इंडक्टर है, ये आगे काम में आएगा। और यहाँ पे भी ये जो था ये अबाउट इंडक्टर है, और ये अबाउट कैपेसिटर है। गुड, हो गया। अब देखो ऐसा है ना कि हमने 3 टाइप के सर्किट देख लिए, एक रेजिस्टिव, एक इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव। लेकिन क्या होता है, जो भी सर्किट हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना, उस केस में कभी हमको वहाँ पे सर्किट को रेजिस्टिव बनाना है, कभी हमको उसको इंडक्टिव बनाना है, और कभी हमको उसको कैपेसिटिव बनाना है। तो क्या मैं तीन सर्किट लगाऊंगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही सर्किट लगाते हैं, उसी सर्किट में तीनों कंपोनेंट डाल देते हैं, और वो तीनों लगाते हैं सीरीज में। उसको बोलते हैं LCR। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, एंड R मतलब रेजिस्टेंस। तो मैं बताऊंगा कि कैसे मैं LCR को सिर्फ रेजिस्टिव बना सकता हूँ, कैसे मैं उसको सिर्फ कैपेसिटिव बना सकता हूँ, कैसे मैं उसको सिर्फ इंडक्टिव बना सकता हूँ, मैं बताता हूँ वो। लेकिन यू शुड नो
This is called as LCR circuit. The most important topic of this chapter is LCR circuit. इसका theory भी बहुत important है. तो in this case you have L, you have C and you have R. तो आपके पास एक इंडक्टर है, कॉइल है, आपके पास एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, एंड यू हैव वन रेजिस्टेंस हियर R, C एंड L. आपने इसके अक्रॉस लगा दिया सोर्स ऑफ AC, अल्टरनेटिंग सोर्स, AC सोर्स आ गया है यहाँ पे. गुड. अब सबसे पहले अगर मैं सोर्स का वोल्टेज E ले रहा हूँ, यू शुड नो, अगर सप्लाई पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो भी तुम सप्लाई देते हो, मान लो 100 वोल्ट का सप्लाई है, ये तो वैसे अल्टरनेटिंग है तो मैं 100 वोल्ट बोल नहीं सकता, तो 100 वोल्ट मतलब पीक वैल्यू हो गया या फिर RMS वैल्यू हो गया. अगर 100 वोल्ट सप्लाई है तो ये सप्लाई मतलब कौन यूज करने वाला है, तीनों सर्किट मिलके. तो EMF या पोटेंशियल का ड्रॉप होता है कहाँ पे, अक्रॉस द कंपोनेंट्स. यहाँ पे कंपोनेंट कौन से है, 3 है, L है, C है और R है. तो जो भी आप सप्लाई दे रहे हो वो सप्लाई यूज कौन कौन कर रहा है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे. तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है, 3, तो तीनों मिलके यूज करेंगे. तो इंडक्टेंस के अक्रॉस हाउ मच इज द EMF, EL. ये वही EL है जो मैं यहाँ पे लिख रहा था. सिर्फ इतना है कि उस सर्किट में और कुछ था नहीं, तो पूरा ही इंडक्टर ने यूज किया. यहाँ पे 3 है, अक्रॉस कैपेसिटर इज EC और दिस इज ER. बराबर. अब इस केस, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट सिंपल केस. सिर्फ तुमको बेसिक्स पता होने चाहिए. अगर तुमको इक्वेशन चाहिए ना यहाँ पे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, फेजर डायग्राम. अभी फेजर डायग्राम से क्या मिलता है समझ में आएगा आपको. सबसे पहले इफ यू रिमेंबर एंड यू शुड रिमेंबर दैट करंट का डायरेक्शन हमने फिक्स रखा था क्या फिक्स, यस, ये आ गया एक्स एक्सिस. रेजिस्टिव सर्किट में लीड लैग होता है क्या, नहीं. रेजिस्टिव सर्किट में लीड लैग नहीं होना मतलब करंट और EMF का डायरेक्शन सेम है. मतलब यू हैव दिस एज ER. देखो ER, करंट और ER दे हैव जीरो फेज डिफरेंस, तो इसके लिए दोनों का क्या दिखाया, सेम. इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, तो मैं इंडक्टिव सर्किट में अगर EMF लीड करता है तो EMF अक्रॉस इंडक्टर मैं कितने डिग्री से आगे दिखाऊंगा, क्योंकि EMF इज लीडिंग, तो ये कौन हो गया, EL. कैपेसिटिव में कौन लीड करता है, मतलब कौन लैग करता है, तो मैं EMF को 90 डिग्री से पीछे दिखाऊंगा. बराबर, सही है, 100%. वेरी गुड. अब ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है. मैंने जानबूझ के EL बड़ा वेक्टर दिखाया और EC छोटा वेक्टर दिखाया. अब सारा खेल है वैल्यूज का. अगर EL और EC दे आर सेम, तो दे आर टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब EL एंड EC विल कैंसल आउट ईच अदर, तो बचेगा सिर्फ ER. मतलब द सर्किट विल बिहेव प्योरली रेजिस्टिव जैसा बन जाएगा वो. सही है. अगर EL ग्रेटर देन EC है तो रिजल्टेंट जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अ बिगर वेक्टर. तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट इज व्हाट, EL माइनस EC. तो द सर्किट विल बिहेव लाइक अ इंडक्टिव सर्किट. और अगर EC ग्रेटर देन EL है तो रिजल्टेंट आएगा नीचे, राइट. तो उस केस में नीचे आना मतलब यू नो दैट विच टाइप ऑफ सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट. अब देखो अगर ये EL माइनस EC है तो इसके सामने वाला फेज भी वही होगा. मतलब यहाँ पे मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ बताता हूँ. चलो इसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ. पहले एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पे टोटल थे 3 वेक्टर, एक था ER, एक था EL और एक था EC. तुमने EL और EC का रिजल्टेंट निकाल लिया, क्या आया, EL माइनस. वेरी गुड. अब ये EL माइनस EC, EL और EC को भूल जाओ, ये याद रखो, EL माइनस EC और ER, these two vectors are at 90 डिग्री टू ईच अदर. तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है,
डायगोनल, तो रिजल्टेंट इज अलोंग डायगोनल। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्टेंट तुम्हारा आ रहा है ना, फाइनल ईएमएफ का रिजल्टेंट, वो अलोंग डायगोनल है। तो ये क्या है, ई है, ये रिजल्टेंट ईएमएफ है। जिनको नहीं समझा है समझ लो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ अवेक एट दिस टाइम, आई अंडरस्टैंड, मुझे भी समझ में आ रहा है। आई ऑल्सो फील स्लीपी, लेकिन अभी क्या करें ना, टाइम का शॉर्टेज है, कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी आफ्टरनून में बुलाने के लिए, लेकिन ध्यान दो, और ऊपर से थ्योरी पढ़ाने के लिए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे ना, फिर क्या करें आप। ये EL है, ये EC है, तुमको दिख रहा है कौन बड़ा है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, EL की डायरेक्शन में। तो ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट, ठीक। ये कौन है, और यहाँ पे कौन था, ER, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, रिजल्टेंट कहाँ गया, डायगोनल। तो वो सब किसका रिजल्टेंट है, EMF का। तो ये जो तुमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये फाइनल EMF है तुम्हारा। ओके, अब ये EL माइनस EC था, तो ये भी कौन होगा, वेरी गुड, ये भी हो जाएगा EL माइनस EC। इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, हु वॉज लीडिंग, तो कितने डिग्री से, तो फिर हमने EMF को कहाँ दिखाया था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ पे भी हु इज लीडिंग, EMF, लेकिन EMF दिस टाइम इज लीडिंग विथ सम एंगल फाई, क्योंकि देखो रिजल्टेंट EMF और करंट में एंगल 90 नहीं है इस बार, सम एंगल फाई। तो हियर इन दिस केस यू विल से दैट EMF इज लीडिंग ओवर करंट बाय हाउ मच, फाई। अब अगर मैं सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो व्हाट इज tan phi फ्रॉम हियर, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो EL माइनस EC बाय ER। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो EL इक्वल टू IXL, EC इक्वल टू IXC, ER इक्वल टू IR। ये सारे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। वैसे बाय द वे ये जो ट्रायंगल है इसको इम्पेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। अभी मैंने इम्पेडेंस वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि इम्पेडेंस आना बाकी है, बताता हूँ अब यहाँ पे। तो tan phi is EL माइनस EC, EL माइनस IXC अपॉन IR। तो tan phi इक्वल टू I कैंसिल हो गया, तो XL माइनस XC बाय R। इसका मतलब मैं यहाँ पे E की जगह पे मैं Z लिख सकता था, जो बताता हूँ मैं, आई एम कमिंग टू दैट। एक बात बताओ, इन जनरल व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो इन जनरल E इक्वल टू IR। तो इधर तो R नहीं है ना, इधर तीनों है, तीनों है कि नहीं, कौन कौन तीनों, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड, तो उन तीनों का जो रिजल्टेंट होता है, मतलब द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू AC करंट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस। तो क्या बोलते हैं उसको, Z। तो मैं V इक्वल टू IR की जगह पे क्या लिखूंगा, E इक्वल टू IZ, क्या लिखूंगा, E इक्वल टू, वेरी गुड। अब देखो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, IZ। ER क्या है, ER क्या है, ER क्या है, IR। और EL माइनस EC क्या है, IXL माइनस XC। I तीनों में कॉमन है क्या, है ना कॉमन, उड़ा दो, उड़ा दिया। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, इम्पेडेंस, राइट, इसलिए इसको इम्पेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो अभी इम्पेडेंस फाइंड करके बताओ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो Z इक्वल टू, या फिर Z स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये आ गया आपका इम्पेडेंस, दिस इज टोटल इम्पेडेंस। अगर XL और XC की वैल्यू सेम हो गई तो यू Z इक्वल टू R, क्योंकि XL XC सेम 0 हो गया,
तो z इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर आ गया, तो z इक्वल टू आर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का ये पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि विदाउट दिस आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने देखा था आई थिंक पावर तो इसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था इसके बाद हमने देखा था पावर इन एसी सर्किट्स। वेल बाय द वे, बिफोर इवन आई गो टू पावर इन एसी सर्किट्स, आई वुड वांट टू टेल यू कि ये जो तुम इम्पिडेंस ट्रायंगल कर रहे हो या जो तुम ये एलसीआर दिखा रहे हो, इसमें अब टोटल 3 टाइप के सर्किट और बनते हैं। एक होता है LC वेयर R इज मिसिंग, एक होता है LR वेयर C इज मिसिंग, एक होता है RC वेयर L इज मिसिंग। तो टोटल 7 सर्किट्स हो गए। एक हो गया AC विथ रेजिस्टेंस, AC विथ इंडक्टर, AC विथ कैपेसिटर, AC विथ ऑल 3 LCR, AC विथ L एंड C, AC विथ L एंड R, AC विथ C एंड R। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो क्वेश्चन में कभी कभी जानबूझ के आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है, तो दैट इज अ रेजिस्टिव सर्किट। कभी कभी आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी होती है, तो दैट इज अ RC सर्किट। वेल बाय द वे, रेजिस्टेंस की वैल्यू देना मतलब सिर्फ रजिस्टर होना, उस केस में करंट और EMF लीड लैग करता है कि नहीं? नहीं। वेरी गुड। अगर मैंने RC बोल दिया, R और C इंडक्टर है क्या? नहीं। तो रेजिस्टेंस तो लीड लैग करवाता ही नहीं है, करवाता कौन है? तो RC सर्किट में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। और अगर LR बोला तो EMF, और अगर LC बोला तो डिपेंड करता है XL और XC के वैल्यूज पे, क्योंकि XL और XC की वैल्यू EL और EC का वैल्यू डिसाइड करेगा, और EL और EC का वैल्यू डिसाइड करेगा कि EMF पहले क्वाड्रेंट में आना है कि चौथे में आना है। तो क्लियर है? पक्का? श्योर? एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आगे जाने से पहले। ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ, व्हाट इज द इम्पिडेंस इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट? R. What is the impedance in a pure inductive circuit? XL, क्योंकि R और XC 0 हो गया। What is the reactance या फिर impedance in purely capacitive circuit? What is the impedance in LR circuit? LR, R square plus XL square. What is the impedance in LCR circuit? हाँ, ये दिया है वही है। What is the impedance in XC circuit? मैंने गलत बोला, XC ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ राइट, ओके गुड। So what is the impedance in LC circuit? सिर्फ इतना आएगा, R नहीं आएगा। गुड। तो एक इक्वेशन से तुमने सारे ही सर्किट सॉल्व कर लिए, बराबर। और मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। देखो थ्योरी रिवीजन इसके लिए जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में तो चलो लिखना था, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब तुमको जो मैंने 7 टाइप के सर्किट बताए, ये डायग्राम और ये इक्वेशन, बस 2 ही चीज़ चाहिए। यू वांट दिस एंड यू वांट दैट, खत्म। तुमने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मैं वापस पूछ रहा हूँ, जो मैं तुमको क्वेश्चंस पूछे ना, अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, तो ये जो तुम्हारे पास EMF है ना, ये सीधा कहाँ पे है? अलॉन्ग। तो फाई की वैल्यू कितनी है? 0 है, बराबर है ना? 0 है। तो tan 0 tan 0 इज 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर प्योरली इंडक्टिव है 90 डिग्री, फाई के लिए कितनी आएगी? 90 डिग्री। ओके चलो फिर अभी आगे जाते हैं। अब देखते हैं पावर इन AC सर्किट्स। पावर इन AC सर्किट्स बहुत इजी है ये भी।
तो अब सबसे पहले देखेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, मतलब रजिस्टर सर्किट है, उस रजिस्टर सर्किट में एवरेज पावर कितना है। तो पहला है एवरेज पावर, बहुत इजी है ये, एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस, विथ रेजिस्टेंस। अब ऐसा है, यहाँ पे ध्यान दो, पावर इज वी आई, तो यहाँ पे ई आई, पावर इज वी आई, यहाँ पे ई आई, लेकिन ई कौन सा, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो ई कौन सा, ई जीरो साइन ओमेगा टी, और आई कौन सा, वेरी गुड, तो क्या हो गया, ए जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता होना चाहिए कि एवरेजेस कैसे करते हो। वैसे मैं अभी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ। जब तुम एवरेज करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेजेस के लिए नोटेशन अलग है, ऐसा नोटेशन है, लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज एवरेज। फिजिक्स में, मैथ्स में एवरेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। कहीं पे ऊपर लाइन डाल देंगे बार, लेकिन बार में मीन वेक्टर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं। अभी ई जीरो आई जीरो क्या था, पीक वैल्यू था। पीक वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। व्हाट इज एवरेज ऑफ टू, टू, तो व्हाट इज एवरेज ऑफ ई नॉट, ई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ आता है हमेशा, ऑलवेज हाफ। तो एवरेज पावर इज ई जीरो बाय रूट टू और आई जीरो बाय रूट टू। मैं सिर्फ टू को रूट टू कर दिया, क्योंकि ये क्या था, ई आर एम एस, ये आ गया ई आर एम एस, ये आ गया आई आर एम एस। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड रेजिस्टेंस इज ई आर एम एस एंड आई आर एम एस। ऑन द सिमिलर लाइंस तुम फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस एंड आल्सो विद कैपेसिटेंस, और वो पता है कितना आता है, जीरो आता है। वेरी गुड। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये जीरो ही आता है, वो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद। अभी सॉल्व हम करेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये आ जाएगा जीरो। फिर हमको देखना पड़ेगा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर, एवरेज पावर associated with LCR, सीरीज LCR है ये, याद है क्या? यहाँ पे एवरेज पावर अगर याद होगा तो होना चाहिए वैसे, ERMS IRMS cos phi। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसको तुम पता है क्या बोलते हो, एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं इसको, एपरेंट पावर। मैंने इसको एक बहुत फनी में बताया था, याद होगा तो। इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। मैं वापस से फनी में बता देता हूँ, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, नो ऑफेंसेस टू एनीवन। ये होता है ट्रू पावर। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रू पावर, करेक्ट। तो नो ऑफेंसेस, तो सिर्फ याद रखना, ERMS RMS इज लाइक हस्बैंड, ताकतवर दिखता है। cos phi इज लाइक वाइफ, कंट्रोल वहां पे है, राइट, करेक्ट। दोनों को मिला के बन गया ट्रू पावर। पावर फैक्टर, पावर कितना होगा डिसाइड वो करेगा, कौन, वाइफ। हस्बैंड सिर्फ दिखता है, नहीं, आई विल टेक ऑल द डिसीजंस। घर पे गया तो डिसीजन चेंज हो गया। तो रिमेंबर, cos phi इज पावर फैक्टर एंड दिस इज अपरेंट पावर, दिस इज ट्रू पावर। तो दोनों का मिलकर ट्रू पावर होगा, सही है, राइट। तो ये ऐसा याद रखने के लिए भी करना पड़ता है, अदरवाइज फिजिक्स वाले लोग थोड़े बोरिंग होते हैं। परफेक्टली एग्री विद दैट। कोई है ही नहीं हमारे लिए, क्या ही इसमें फन लाएंगे, तो ऐसा लाना पड़ता है कुछ तो ठीक है, कुछ तो ला दिया, तुमको याद रह गया, हमारा काम हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यही है कि याद रखना, टोटल 3 इक्वेशन याद रखने हैं, 2 इक्वेशन, एक ग्राफ, ये एक और ये डायग्राम एक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। अभी बताओ मेरे को, अगर प्योरली रेजिस्टिव होता
प्योरली रेजिस्टिव होता तो रेजिस्टिव के केस में ईएमएफ और करंट आर इन फाइव जीरो, व्हाट इज कॉस जीरो। तो देखो वही तो हमने बोला था, कहाँ बोला था, कहाँ गया, देखो ये दिख रहा है। तो प्योर रेजिस्टिव में क्या था, ई आर एम एस आई आर एम एस, तो बन गया ना यहाँ से। इंडक्टिव में हु लीड्स बाय हाउ मच, कॉस ऑफ पाई बाय 2 जीरो, तो एवरेज इज जीरो, वो लिखा है जीरो। कैपेसिटिव में हु लीड्स बाय हाउ मच, तो कॉस पाई बाय 2 जीरो, तो वापस से क्या आ गया जीरो। तो ये तीन इक्वेशन है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। इसके बाद इफ आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, इसके बाद हमने देखा था रेजोनेंट सर्किट्स, है ना। एक एलसी ऑसिलेशन रह गया, तो एलसी ऑसिलेशन कुछ है नहीं वैसे, तो बता देता हूँ एलसी ऑसिलेशन क्या है, मैं बता देता हूँ। वैसे इट इज नथिंग, एलसी ऑसिलेशंस, नाम में ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या, टू एंड फ्रो। ओके, ऑसिलेशन का मतलब होता है बेसिकली टू एंड फ्रो। जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वापस यहाँ, दैट इज टू एंड फ्रो, आना जाना। जैसे पेंडुलम, काइंड ऑफ पेंडुलम, ये मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लाया, छोड़ दिया, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो। तो ऑसिलेटरी मोशन नॉर्मली बेसिकली इज लाइक वाइब्रेशन। अब यहाँ तो वाइब्रेशन होगा नहीं, यहाँ तो सर्किट नहीं हिलने वाला ना किसका वाइब्रेशन, सर्किट का, सर्किट नहीं वाइब्रेट होता। तो ये होता क्या है समझ लो, इसमें होता है एक एल एक सी, बाकी कुछ नहीं होता। इसमें है एक इंडक्टर, एक है कैपेसिटर, बाकी कुछ भी नहीं है सर्किट में, और एक की दिया हुआ है सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने के लिए। तो एक है कैपेसिटर, एक है इंडक्टर, और एक है की का पर्पस है जस्ट टू मेक, मतलब कंप्लीट सर्किट एंड ब्रेक। अब नॉर्मली क्या है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आई नीड सम स्पेस, वेरी गुड गुड। शुरू में क्या करते हो, शुरू में जो कैपेसिटर है इसको फुल्ली चार्ज रखते हो, फुल्ली चार्ज है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि की मैंने अभी तक इंसर्ट नहीं किया। तो फुल्ली चार्ज केस में कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यू शुड नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हियर, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो जब ये फुल्ली चार्ज है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। जैसे ही मैंने की इंसर्ट किया, और बाय द वे की इंसर्ट करने से पहले करंट है क्या इधर, नहीं, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, नहीं। द मोमेंट यू इंसर्ट की हियर, द कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी आएगा कहाँ से, यहाँ से। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो रहा है और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी हो गया जीरो और सारा आ गया यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी मतलब सर्किट की एनर्जी मैंने बताया था आपको, हाफ एल आई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी में। लेकिन डू यू रिमेंबर जब करंट चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, फ्लक्स भी बढ़ रहा था, तो ये फ्लक्स उस कॉइल के साथ ही लिंक था, तो कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा था। जब भी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ और करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वन। मतलब पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, भूलना नहीं, यहाँ पे कौन था, नेगेटिव,
और हुआ ऐसा कि करंट चेंज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये उल्टे डायरेक्शन में होता है, राइट, करेक्ट। तो अब ऐसा हुआ कि उल्टा हो गया सब, जो पॉजिटिव था वो क्या बन गया, नेगेटिव। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड वापस से अपनी एनर्जी लूज करेगा और कैपेसिटर को उल्टा चार्ज कर देगा। तो वापस ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा ही खत्म हो गया, जीरो हो गया, एनर्जी पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। फिर वापस होगा, वापस से वही प्रोसेस होगा, तो ऐसा चलता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक का कन्वर्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कन्वर्जन मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक का, समझ में आया क्यों बोला है ऑसिलेशन। तो एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। डन। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, लास्ट टॉपिक था वो क्यू फैक्टर, मैं डिस्कस नहीं करता हूं यहाँ पे, क्यू फैक्टर जब आएगा तब देख लेंगे। लास्ट इज रेजोनेंट सर्किट्स, रेजोनेंट सर्किट्स, रेजोनेंट सर्किट्स। Now what is this resonant circuit? There are two types of resonant circuits, एक है सीरीज LCR और एक है पैरेलल। तो एक है सीरीज रेजोनेंस और एक है पैरेलल रेजोनेंस। तो पहले हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस इज नथिंग बट दिस सीरीज LCR सर्किट ओनली। रेजोनेंट सर्किट का मतलब क्या होता है, देखो आइडियली स्पीकिंग, E इक्वल टू आई जेड, तो I इक्वल टू E बाय जेड, और Z, यू नो व्हाट इज Z, रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। मतलब अगर करंट और इंपेडेंस का रिलेशन क्या है, इनवर्स। अगर इंपेडेंस मिनिमम होता है तो करंट, और अगर इंपेडेंस मैक्सिमम होता है करंट, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंट सर्किट में when the impedance is minimum, current is maximum, impedance is maximum, current is minimum. These two conditions are called as resonance. So there are two types of resonant circuits. One in which the impedance will be minimum, so the current will be maximum. उसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, उस केस में impedance minimum होना है, मिनिमम। अब लॉजिकली सोचो, तुम लॉजिकली सोचो, मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल और एक्सए की वैल्यू सेम हो जाए, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, जीरो। रजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता भाई, ये देखो तुमने कंपोनेंट लगाए और क्या कनेक्ट किया, सोर्स। अभी मैं बैटरी को कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करता हूँ, वायर। तो वायर का तो रजिस्टेंस होगा ना। तो नॉर्मली जो हम ये आर दिखाते हैं, ये हम आर एक्स्ट्रा लगाते ही नहीं है, ये वायर से आ रहा है। तो तुम कितना भी कर लो रेजिस्टेंस, तो तुम जीरो नहीं कर पाओगे। दैट इज द आइडिया। ओके, तो सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू जाती है सेम, सच दैट जेड इज मिनिमम, और जेड अगर मिनिमम है तो करंट इज मैक्सिमम। और एक्सएल क्या था, ओमेगा एल। इसको मैं ओमेगा आर बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ही फ्रीक्वेंसी पे होता है। देयर इज ओनली वन फ्रीक्वेंसी वेयर एक्सएल एंड एक्ससी बिकम्स सेम। मैं बताता हूँ वो ग्राफ के थ्रू। और ये होता है 1 ओमेगा सी। तो यू सी ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी। तो ओमेगा आर इज 1 रूट ऑफ एल सी, और ओमेगा होता है 2 पाई एन, मतलब 2 पाई एफ। तो एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई एल सी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ में आपको दिखेगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सही है, ऐसे था ना। तो ये ग्राफ ऐसा आता है, और ये तुमने रियल लाइफ में यूज किया हुआ है एलसीआर सर्किट। जो पुराने जमाने के रेडियोस आते थे, रेडियोस, जिसमें तुम वो नॉब था, नॉब को ट्यून करते थे। पहले से खरखर खरखर आवाज आएगी, फिर एकदम से अच्छी गाने वाली आवाज आएगी, फिर वो बोलेगा 93 पॉइंट सम FM, 98 पॉइंट सम FM। तो जो तुम नॉब घुमाते हो, तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। एंड जैसे ही एक्सएल और एक्सए की वैल्यू सेम हो गई, मतलब इंपेडेंस मिनिमम हो गया, राइट, करंट मैक्सिमम हो गया,
रेजोनेंस हो गया, तो यू हियर दैट वेरी क्लीन साउंड। तो जो तुम नॉब घुमाते हो तुम कर ही ये रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्सएल किस पर डिपेंड करता है? ओमेगा एल। ओमेगा किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी एफ पे। तो एक पर्टिकुलर एक ही फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम होती है, राइट? तो इन दैट केस करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो ये हो गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए करंट इज मैक्सिमम, और इसको तुम बोलते हो एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? क्यों एक्सेप्टर? क्योंकि ये सर्किट ऐसा है जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट जो आ रहा है उसी को पास करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो सर्किट है ना, ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको रिजेक्ट करता है, ब्लॉक कर देता है। अब दूसरा था पैरेलल रेजोनेंस। अब पैरेलल रेजोनेंस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला सेम बनता है। तो पैरेलल रेजोनेंस में ना फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वो रिजेक्टर सर्किट है। तो पैरेलल रेजोनेंस में व्हाट यू हैव इज दैट यू हैव एल एंड सी, यू डू नॉट शो आर हियर। तो पैरेलल रेजोनेंस में अब बोलोगे एलसी ऑसिलेशन और पैरेलल रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है? ना डिफरेंस। एलसी ऑसिलेशन में हम लोगों ने एक्सटर्नल कोई सोर्स लगाया था क्या? नहीं, इधर लगाते हैं। उसके बाद एक एल और एक सी लगाते हैं। गुड। इस केस में इफ यू लुक एट द ग्राफ, वैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम बनता है यहाँ पे भी। इफ यू लुक एट द ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा आता है। तो रेजोनेंस पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट हो जाता है मिनिमम, तो यहाँ पे इम्पेडेंस है मैक्सिमम, और इसको रिजेक्टर बोलते हैं क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी इसको रिजेक्ट करता है, बाकी सबको अलाउ कर देता है, पास करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है 1/2π√LC, करेक्ट। तो एक सिर्फ एक टॉपिक है दैट इज क्यू फैक्टर का, विच आई विल नॉट कवर हियर, आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, मैं अपलोड कर दूंगा, वो मैंने रेगुलर क्लास में लिया है। इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट एसी सर्किट में आता नहीं है। कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन और एसी को कंबाइन करके भी आ सकता है। गुड, सो दैट्स ऑल अबाउट एसी सर्किट्स, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ MCQs.